गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना सर आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। बहुत ही जल्द इस चैनल के नाम से एक वेबसाइट आ रहा है और ऐप्स आ रहा है। उस वेबसाइट पर और ऐप्स पर आप रेगुलर वीडियो देख पाएंगे। उसमें ख़ास बात ये होगी कि वीडियो देखने के साथ साथ उसमें क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे, एग्जाम भी लिए जाएंगे। तो वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से वो आसानी से हो पाएगा और वो आपके मोबाइल से ही हो पाएगा। तो बहुत ही जल्द वो आ रहा है एप्लीकेशन, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से क्लास भी अटेंड कर पाएंगे और भी जो नहीं हो पा रहा था वो भी होगा। ठीक है, फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर के बारे में और उसके डिपेंडेंस के बारे में। नेचर जो होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। डिपेंडेंस के बारे में पढ़ना है। किसके डिपेंडेंस के बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का हिंदी मीनिंग होता है निर्भरता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, विद्युत बल हिंदी में कहा जाता है, वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इन सबों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर पर। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। लेकिन दोनों अगर सिमिलर चार्ज हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को पुश करता है, धक्का देता है। किस दिशा में? अपने से दूर की दिशा में। तो एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को पुश करता है। कब? जब दोनों पॉइंट चार्ज सिमिलर पॉइंट चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग एक डाटा को देखते हैं। इस डाटा के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के नेचर के बारे में। तो दिख रहा होगा Q1 पॉइंट चार्ज है, Q2 पॉइंट चार्ज है। Q1 अगर +2 हो, Q1 +2 यूनिट हो, Q2 +3 यूनिट हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को पुश करेगा जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हो। तो Q1 इंटू Q2 अगर निकालें, Q1 इंटू Q2 ये दोनों का प्रोडक्ट है और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 6 +2 इंटू +3 6। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब 2 पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो दोनों एक दूसरे को पुश करता है, रिपेल करता है, धक्का देता है। दूसरा देखा जाए, अगर Q1 -2 यूनिट हो जाए और Q2 -3 यूनिट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों सिमिलर चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को पुश करता है। ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। कब? जब Q1 -2 हो और Q2 -3 हो, दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को पुश करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ऐसी स्थिति में Q1 इंटू Q2 का वैल्यू निकाला जाए तो -2 इंटू -3 कितना होगा? 6। इन दोनों को देखो, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल क्या रहा है? पॉजिटिव। तो तुम क्या कह सकते हो कि जब 2 पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट गुणनफल पॉजिटिव हो तो वह एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को पुश करता है, एक दूसरे को अपने से दूर की दिशा में धक्का देता है। यहाँ देखोगे Q1 अगर +2 हो जाए और Q2 -3 हो, तो यह पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस कंडीशन में क्या है? Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? +2 इंटू -3 ये होगा -6। तो Q1 इंटू Q2 क्या हो गया? निगेटिव हो गया और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो क्या कह सकते हो? जब Q1 इंटू Q2 निगेटिव हो या 0 से छोटा हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर Q1 -2 हो
और Q2 +3 हो। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और Q1 इंटू Q2 दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है, नेगेटिव, जो 0 से छोटा होता है। तो इस डाटा के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट निगेटिव हो, 2 पॉइंट चार्ज का प्रोडक्ट निगेटिव हो, Q1 इंटू Q2 निगेटिव हो, तो समझ जाना है दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वह अट्रैक्टिव होगा। अगर Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव आए, 0 से बड़ा आए, तो क्या समझेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, दोनों के बीच रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो अब इसके आधार पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसके आधार पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है व्हेन Q1 इंटू Q2 बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, व्हेन Q1 इंटू Q2 बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, नन। तो आंसर क्या होगा, रिपल्सिव। इसके आधार पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हेन Q1 इंटू Q2 बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज ऑप्शन ए अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी रिपल्सिव, ऑप्शन सी मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ऑप्शन डी नन। तो यहां क्या हो जाएगा ऑप्शन में, रिपल्सिव। इसके आधार पर देखा जाए क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हेन Q1 इंटू Q2 बी निगेटिव और लेसर देन 0, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 will be ऑप्शन ए अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी रिपल्सिव, ऑप्शन सी मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो अगर Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव हो तो फोर्स क्या होगा, उनके बीच रिपल्सिव होगा। Q1 इंटू Q2 अगर निगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो यह फोर्स का नेचर था, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2, which of the following force act between 2 point charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा फोर्स काम करता है, कार्य करता है, एग्जर्ट होता है, लगता है। तो ऑप्शन ए में क्या है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी में ग्रेविटेशनल फोर्स, सी बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, डी नन। तो Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज हो तो उसके बीच कौन कौन सा फोर्स काम करता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑप्शन बी में है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी में है बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और डी में है नन। चलिए, तो हम लोग सोचते हैं 2 पॉइंट चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काम करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। और चार्ज बिना मास के रह नहीं सकता है, तो Q1 के पास मास होगा और Q2 के पास भी मास होगा, तो दोनों के पास मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न होता है ड्यू टू मास प्रॉपर्टी, मास के गुण के कारण, द्रव्यमान के गुण के कारण। तो Q1 और Q2 के पास मास है, इसलिए मास प्रॉपर्टी के कारण, द्रव्यमान गुण के कारण इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। और Q1 और Q2 चार्ज है तो चार्ज प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करेगा। तो इसका मतलब है Q1 और Q2 के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स।
लेकिन यहाँ ध्यान दें कि अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 का वैल्यू दिया हुआ हो, Q2 का वैल्यू दिया हुआ हो, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो वहाँ सिर्फ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे। तुम्हें फोर्स का रहा निकालने के लिए नाम नहीं दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। जब नाम नहीं दिया हुआ रहे तो सिर्फ तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है लेकिन उसका वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में इतना कम होता है कि उसे हम लोग छोड़ सकते हैं। वह नगण्य होता है, इग्नोरेबल होता है, इसलिए उसे हम लोग छोड़ सकते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। लेकिन दोनों फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। लेकिन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब यह कहा जाए कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तब दोनों कैलकुलेट करेंगे। जब कहा जाए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तब दोनों फोर्स कैलकुलेट करेंगे। जब यह कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, तब दोनों कैलकुलेट करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो, उसके बीच जो पदार्थ है, माध्यम है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों चार्ज का वैल्यू बदल रहा हो, दोनों चार्ज का वैल्यू बदल रहा हो, तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स किस प्रकार बदलता है। तो ध्यान से देखोगे, अगर Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज हो, इसके बीच का डिस्टेंस R यह कांस्टेंट हो, इसमें कोई बदलाव नहीं हो, और इसके बीच जो मीडियम है उस मीडियम में भी कोई चेंज नहीं हो, नो चेंज इन मीडियम, नो चेंज इन मीडियम, दोनों चार्ज के बीच रखे हुए पदार्थ या जो भी है उसमें कोई चेंज नहीं हो, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कांस्टेंट हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। तो Q1 और Q2 के बीच मान लेते हैं फोर्स कितना काम कर रहा है, F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है, F। अब यदि यह चार्ज Q1 बदलकर Q1 डैश हो जाए और Q2 बदलकर Q2 डैश हो जाए, Q1 बदलकर क्या हो जाए, Q1 डैश हो जाए, Q2 बदलकर Q2 डैश हो जाए, और इसके बीच जो डिस्टेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं हो। पहले डिस्टेंस R था तो अब भी डिस्टेंस R हो। पहले इन दोनों चार्ज के बीच जो भी पदार्थ था, जो भी मीडियम था, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। जैसे मान लो दोनों चार्ज के बीच पहले मिट्टी रखा हुआ है तो अब भी मिट्टी रखा हुआ हो, पहले बालू रखा हुआ तो अब भी बालू रखा हुआ हो, दोनों के बीच कांच रखा हुआ तो अब भी कांच रखा हुआ हो, दोनों के बीच पहले पानी रखा हुआ तो अब भी पानी रखा हुआ हो। तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच माध्यम में कोई बदलाव नहीं हो, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस में, दूरी में कोई बदलाव नहीं हो। चार्ज में बदलाव आ रहा है, पहले ये Q1 था अब Q1 डैश हो गया, पहले ये Q2 था अब इसका वैल्यू बदलकर Q2 डैश हो गया। अब मान लो इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है F डैश, कितना फोर्स काम कर रहा है, F डैश। तो एक्सपेरिमेंट से
एफ डैश और एफ के बीच जो रिलेशन पाया गया वो है एफ डैश बाय एफ, एफ डैश बाय एफ इक्वल टू Q1 डैश चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 डैश चार्ज का मैग्नीट्यूड बाय Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो अगर पहले लगने वाले फोर्स को तुम ओल्ड फोर्स, पुराना फोर्स बोलो, और अब जो फोर्स लग रहा है उसे न्यू फोर्स बोलो, तो न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स। और ये क्या है, न्यू चार्ज का प्रोडक्ट बाय ओल्ड चार्ज का प्रोडक्ट, इसके इक्वल होता है। तो अगर कोई पूछे कैसे होता है तो कहेंगे यह एक्सपेरिमेंट से पाया गया है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। ध्यान रहे ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, लेकिन लागू कब होगा, जब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट हो और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो भी पदार्थ रखा हुआ है, जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा हो। तो बात समझ में आ गया होगा। अब इस फार्मूला का, इस रिलेशन का हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज होता है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो है 5 न्यूटन। अगर इसके बीच का डिस्टेंस, दूरी में कोई बदलाव नहीं हो, यह चार्ज बदलकर 3 माइक्रोकूलम हो जाता है, 3 माइक्रोकूलम। और ये चार्ज बदलकर मान लेते हैं 8 माइक्रोकूलम हो जाता है। तब इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा उसका वैल्यू क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। फिर से समझोगे, ये पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, यह पॉइंट चार्ज 6 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच फोर्स काम कर रहा है कितना, 5 न्यूटन। इसके बीच का डिस्टेंस r है, यहाँ भी r है और यहाँ भी r है। अब यह पॉइंट चार्ज का वैल्यू बदलकर 3 माइक्रोकूलम हो जाए, इसका बदलकर 8 माइक्रोकूलम हो जाए। यह दोनों चार्ज के बीच भी हवा है, इन दोनों चार्ज के बीच भी हवा है। इसका मतलब है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच रखे हुए माध्यम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच कितना फोर्स, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा यह बतलाना है। तो अभी रिलेशन हम बतलाए थे, तो मान लेते हैं इसे क्या, Q1, इसे क्या मान लें Q2, इसे क्या मान लें Q1 डैश, इसे क्या मान लें Q2 डैश। तो रिलेशन क्या होगा जी, F डैश बाय F। तो इधर क्या हो जाएगा, Q1 डैश का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 डैश का मैग्नीट्यूड बाय Q1 का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 का मैग्नीट्यूड। होगा या नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो Q1 डैश का वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रो इनटू Q2 डैश 8 माइक्रो बाय Q1 2 माइक्रो इनटू Q2 6 माइक्रो। तो F डैश बाय F के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू, तो यहाँ देखोगे 3 है, यहाँ 2 है, तो 2,
तो 3 2 जा 6, ये कैंसिल होगा ये और ये कैंसिल होगा। अब यहाँ से देखो 2 × 2 4, यहाँ 8 है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, कितना बच गया 2। तो अब कितना होगा, एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एफ डैश इक्वल टू क्या होगा 10 न्यूटन। समझ में आ गया है, कितना हो गया 10 न्यूटन। समझे या नहीं समझे? तो ये न्यूमेरिकल था। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ये दोनों फोर्स दे दिया जाए, कोई चार्ज नहीं दिया गया हो, जैसे ये फोर्स दे दिया जाए, ये चार्ज दे दिया जाए, ये चार्ज दे दिया जाए, ये चार्ज दे दिया जाए, ये नहीं दिया जाए, तो तुम बना सकते हो। अब इस टाइप का एक प्रॉब्लम हम लोग और, अब क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है कितना 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन। अगर उसमें से एक पॉइंट चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो मान लो अब जो पॉइंट चार्ज हो गया वह कितना हो गया Q2Q1, और दूसरे पॉइंट चार्ज को 5 टाइम्स कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 5Q2। 1 पॉइंट चार्ज इज 2 times and second point charge becomes 5 times, then electric force between them will be what? तो उनके बीच फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन फिर से समझोगे, 2 पॉइंट चार्ज है, उसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम कर रहा है 100 न्यूटन। फर्स्ट पॉइंट चार्ज becomes double and second point charge becomes 5 times. Now what will be the electric force between the 2 point charges? तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो इसे हम लोग क्या मान लें Q1 डैश, Q1 बदल कर क्या हो गया Q1 डैश, और इसे क्या मान लें Q2 डैश। तो फार्मूला हम लोग जान रहे हैं F डैश बाय F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डैश इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डैश बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डैश कितना होगा 2Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डैश कितना हो जाएगा 5Q2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो यहाँ से क्या होगा 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो F डैश बाय F कितना है 100। तो अब बतलाओ सॉल्व करने के बाद कितना आएगा F डैश इक्वल टू 1000 न्यूटन, कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो समझ में आ गया होगा, अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो, उसके बीच रखे पदार्थ में कोई बदलाव नहीं हो, तो चार्ज बदलने से फोर्स किस प्रकार चेंज होगा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बतला सकते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट चार्ज के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, उनके बीच जो भी पदार्थ रखा हुआ है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, सिर्फ उनके बीच का जो डिस्टेंस है दूरी उसमें बदलाव हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में उन 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच या इलेक्ट्रिक फोर्स में किस प्रकार बदलाव होता है। क्या समझे,
2 पॉइंट चार्ज के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, उसके बीच जो माध्यम रखा होगा उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा हो, अगर उन 2 पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी में बदलाव हो रहा हो तो फोर्स जो उनके बीच लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो दोनों के बीच काम करेगा, वह किस प्रकार से बदलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है। Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 है। कितना है? R1 है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R1 है और इसके बीच फोर्स कितना काम कर रहा है? F। अब चार्ज उतना ही रहता है Q1 और ये चार्ज भी उतना ही है Q2, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है। डिस्टेंस हो जाता है R2। कितना हो जाता है? R2। नहीं होता तो फोर्स को मान लेते हैं F1 पहले काम कर रहा था, अब मान लेते हैं F2। क्या मान लेते हैं? F2। तो ऐसी स्थिति में एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि F2 बाय F1, F2 क्या हो गया? न्यू फोर्स, F1 क्या हो गया? ओल्ड फोर्स। तो F2 बाय F1 किसके इक्वल होता है जी? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। ध्यान दोगे, फोर्स, न्यू फोर्स बाय ओल्ड फोर्स। तो F2 बाय F1 किसके इक्वल होता है? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। देखोगे F2 ऊपर है तो R2 नीचे आया है, F1 नीचे है तो R1 ऊपर आया है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर तुम ऐसा लिखना चाहो F1 बाय F2 तो क्या आएगा रिलेशन? R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। अगर इधर F1 ऊपर होगा तो R1 स्क्वायर नीचे होगा, F2 नीचे होगा तो R2 स्क्वायर नीचे होगा। अगर पूछा जाए कि यह रिलेशन कहाँ से आता है तो कहेंगे यह एक्सपेरिमेंट से आता है। तो एक्सपेरिमेंट से आता है और इस एक्सपेरिमेंट से यह लॉ निकलता है। एक्सपेरिमेंट से लॉ निकलता है कि फोर्स का जो रेशियो होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स रेशियो के इक्वल होता है। इन्वर्स उल्टा अनुपात के बराबर होता है। तो इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं कि अगर चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता हो, उसके बीच जो मीडियम है उसमें कोई बदलाव नहीं होता हो, सिर्फ किस में बदलाव हो रहा है? बीच की दूरी में। तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स का रेशियो होता है F2 बाय F1, F2 यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है F2, यहाँ क्या काम कर रहा है? F2। तो F2 बाय F1 का रेशियो किसके इक्वल होता है? R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स के इक्वल होता है फोर्स का रेशियो। इतना समझ में आ गया होगा। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग देख। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन। अगर इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया जाए तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो डिस्टेंस कितना किया जा रहा है? 3 टाइम्स। चार्ज वही है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दिया जाए। तो मान लेते हैं पहले डिस्टेंस कितना था जी? R1। कितना था? R1। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3R1। पहले कितना था? R1। अब कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स 3R1। इसको हम लोग क्या मान लिए? R2।
पहले फोर्स कितना काम कर रहा है 50 न्यूटन। अब कितना फोर्स काम करेगा यह निकालना है। तो मान लेते हैं अब कितना फोर्स काम कर रहा है F2। तो F2 का वैल्यू निकालना है। तो रिलेशन अभी हम लोग क्या देखे थे, F2 बाय F1 इक्वल टू, तो F2 बाय F1 इक्वल टू क्या होगा, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। तो F2 पता नहीं है बाय F1 पता है हम लोगों को 50 न्यूटन। R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर होगा R2 होल स्क्वायर, तो R2 कितना है जी 3R1 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर बाय 9 R1 स्क्वायर। तो अब बतलाओ क्या होगा, R1 स्क्वायर कैंसिल होगा। तो F2 इक्वल टू कितना होगा जी, तो R1 स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ बचेगा 1/9। कितना बचेगा 1/9। और 50 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो F2 इक्वल टू क्या होगा 50/9। कितना हो जाएगा 50/9। तो हम लोग देखें इसमें कि डिस्टेंस में सिर्फ बदलाव लाया जाए, चार्ज में कोई बदलाव नहीं हो, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच रखे हुए पदार्थ में कोई बदलाव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में फोर्स किस प्रकार बदलता है वह निकाला जा सकता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका, कूलम्ब्स लॉ का। किसकी बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। वीडियो मिलता रहेगा। अब बहुत ही जल्द आप लोगों को ऐप्स मिलने वाला है, जो मैंने पहले बतलाया था फिर बतला रहा हूँ, और वेबसाइट भी मिलेगा। तो उस पर आप नियमित रूप से रेगुलर आप वीडियो देख पाएंगे। तो आप लोगों में जो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।